और इधर ईरान और अमेरिका के बीच कल जिनेवा में बातचीत होगी। दूसरे दौर की वार्ता के लिए ईरानी डेलीगेशन पहुंचा है जिनेवा। अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है। न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने से ईरान कर चुका है इनकार। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यही कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर बातचीत नहीं होती, क्योंकि देखिए इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप डील और नो डील पर ही अटके हुए थे। यहां पर उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर दूसरा फेज जो है वो बहुत खतरनाक होगा। लेकिन ईरान इससे इनकार कर चुका है, तो अब ऐसे में आगे क्या? अमेरिका की तैयारी मिडिल ईस्ट में जंगी सायरन बजा रही है। इस बीच ट्रंप के मध्य पूर्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड तैनात करने के फैसले के बाद तनाव और बढ़ गया है। जेराल्ड आर फोर्ड क्षेत्र में हजारों अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों और सैन्य शक्ति को लेकर आ रहा है। अमेरिका ने पिछले साल ईरान पर हमले से पहले इस क्षेत्र में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजे थे। इस बार भी ट्रंप ने दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती का फैसला ले लिया है। फिलहाल पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ दिख रहा है, जहां हल्की सी भी चिंगारी महायुद्ध का ट्रिगर दबा सकती है। इस खतरनाक माहौल के बीच बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश भी की जा रही है। पहले दौर की बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक परमाणु वार्ता का दूसरा दौर मंगलवार को जिनेवा में हो सकता है। अमेरिकी डेलीगेशन में राजदूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अरागची करेंगे। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी के मध्यस्थ के रूप में हिस्सा लेने की भी उम्मीद है। ईरानी अधिकारी अली लारिजानी ने ओमान के अधिकारियों से मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रस्तावों वाला एक दस्तावेज मिलने की पुष्टि की है। हालांकि जिनेवा में बातचीत से पहले अमेरिका ने जो 3 शर्तें रखी हैं, उन पर ईरान का सहमत होना नामुमकिन दिख रहा है। दरअसल अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान 3 से 5 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोके, फिर सिर्फ 1.5% पर एनरिचमेंट शुरू करे। ईरान 60% तक एनरिच किया हुआ 400 किलोग्राम यूरेनियम सौंप दे। इसके बाद भी अमेरिका प्रतिबंध नहीं हटाएगा, सिर्फ ईरान पर हमला नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि ईरान ने फिलहाल तीनों शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच अमेरिका की तरफ से वार्ता में शामिल विटकॉफ और कुशनर ने राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश दे दिया है कि ईरान के साथ डील मुश्किल है। दरअसल ना तो अमेरिका के तेवर कमजोर पड़ रहे हैं और ना ही ईरान किसी दबाव के सामने घुटने टेकने को राजी है। इसी कारण अमेरिका और ईरान का तनाव पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया है। तेहरान के लिए अब करो या मरो जैसी स्थिति बनती जा रही है। जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत फेल हुई तो ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ईरान में एक मजबूत विपक्ष की गैर मौजूदगी के कारण ट्रंप की रेजिम चेंज की रणनीति नाकाम हो सकती है। खामनेई को सत्ता से हटाने के बाद ईरान गृह युद्ध के दलदल में फंस सकता है। हालात संभालने के लिए अमेरिका को लंबे वक्त तक सैन्य तैनाती करनी पड़ सकती है। अमेरिका नहीं चाहता कि वो लंबे ऑपरेशन में फंसे, इसी कारण बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से मिलना चाहते हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर तेहरान सीधी बातचीत में रुचि व्यक्त करता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से मिलने के लिए तैयार होंगे।
संकेत साफ है कि अमेरिका किसी भी तरह ईरान के साथ चल रहे विवाद का समाधान चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश कम से कम नुकसान में ईरान को समझौते के लिए राजी करने की है। हालांकि अमेरिका की तरफ से जो शर्तें लगाई गई हैं, उन पर ईरान का सहमत होना नामुमकिन जैसा दिख रहा है। इसी कारण मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और जंग के बादल छाए हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इधर ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को भी मिडिल ईस्ट में फिर से तैनात करने का फैसला लिया है। ये क्षेत्र में पहले से तैनात कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू विमान और निगरानी विमानों में शामिल हो जाएगा। दरअसल यूएसएस गेराल्ड फोर्ड दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में से एक है। ये 90 से ज्यादा विमानों को ले जाने की क्षमता रखता है। इस कैरियर ग्रुप में F-35C, लाइटनिंग 2 और F-A-18E सुपर हार्नेट जैसे घातक विमान तैनात हैं। इसके अलावा E-2 हॉकाई अर्ली वार्निंग विमानों की भी तैनाती है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड हर हमला नाकाम करने में सक्षम है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस है। इसमें 2 एडवांस A-1B न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगे हैं। इस कैरियर ग्रुप की लंबे वक्त तक दुनिया में कहीं भी तैनाती संभव है। इस पर करीब 5000 की मरीन फोर्स तैनात रहती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान टेंशन से जुड़ी हुई। CBS न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर है कि ईरान से बातचीत फेल होने पर इजरायली हमलों का समर्थन करेंगे ट्रंप। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इजरायली हमलों का समर्थन करेंगे ट्रंप। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि इजराइल को ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से खतरा है। अमेरिकी वॉरशिप के लिए भी ईरानी कामिकेज ड्रोन खतरनाक है। कामिकेज ड्रोन से यूएसएस लिंकन को निशाना बनाने की ईरानी तैयारी है। अमेरिका के सैन्य बेस पर भी तबाही मचाने की ईरान ने एक प्लान बनाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। यूएस के सैन्य बेस पर भी तबाही मचाने की तैयारी। तो इजराइल को ईरानी ड्रोन और साथ ही साथ यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात की जाए तो उससे खतरा है। अमेरिकी वॉरशिप के लिए भी ईरानी कामिकेज ड्रोन खतरनाक है। तेहरान के तरकश में ऐसी विनाशक मिसाइलें हैं जिनकी ताकत ने अमेरिका की धड़कन बढ़ा दी है। खलीफा खामनेई की नौसेना के बारूदी खजाने में ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का खेल खल्लास करने का मादा रखती है। ईरान की मिसाइल ताकत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के खिलाफ ईरान का हौसला बुलंद होने की वजह है उसका हाइपरसोनिक मिसाइलों और एंटीशिप मिसाइलों का जखीरा। ईरान के बारूदी तरकश में शामिल है सुपरसोनिक खलीज फार्स मिसाइल। यह मिसाइल मैक 4 की सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज करती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह मिसाइल 650 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होती है जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो सकती है। ईरान के पास एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फकार बशीर भी है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। यह मिसाइल ऑप्टिकल सीकर हेड से लैस होती है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना मुश्किल होता है। ईरान के पास अबू महदी एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। बताया जाता है कि यह मिसाइल AI से लैस होने के कारण अपना फायर रूट बदल लेती है। इसके अलावा ईरान के पास नूर और कदर एंटीशिप अटैक सिस्टम वाली मिसाइलें भी है। इनकी मारक क्षमता 120 और 300 किलोमीटर है। इन क्रूज मिसाइलों को
ट्रकों पर लोड कर या फिर छोटे नौसैनिक जहाजों से दागा जा सकता है। तेहरान के तरकश में एक और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हॉर्मुज 2 है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों के रहते अमेरिका का कोई भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास भी फटक नहीं पाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर गेम चेंजर माने जाते हैं वो बड़ी कमजोरी साबित हो सकते हैं। इसीलिए ईरान अमेरिका के खिलाफ बहुत आक्रामक दिख रहा है। इसकी गवाही ईरानी संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई का बयान दे रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वे विमान वाहक पोत गेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। उनका धन्यवाद। पहले हमारे पास डुबोने के लिए एक ही लक्ष्य था, अब हमारे पास 2 है। ईरान की जो कई सारी ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जो कि अब एआई के साथ जोड़ दी गई हैं, यानी कि इनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया गया है, अत्याधुनिक किया गया है। ईरान के पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर की है और ये 2 से 3 मैक तक उड़ान भरती हैं। अमेरिकन एयर डिफेंस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि ईरान की इन क्रूज मिसाइलों से वो कैसे निपटेगा। हालांकि अमेरिका के पास और इजराइल के पास ऐसे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आयरन डोम है, एजिस हैं, जो कि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा संख्या में लॉन्च करी जाएं तब दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान को अपने मिसाइल पावर पर बहुत भरोसा है। ईरान की मिसाइल ताकत को इजराइल जून 2025 के 12 दिन के युद्ध के दौरान झेल चुका है। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की कई रेंज मौजूद है। इसके साथ ईरान के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों का भी भंडार है। अमेरिका की नेवल फोर्स के अरब सागर से होकर पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़ने के बाद ईरान ने एंटीशिप मिसाइलों से इसका जवाब देने की हुंकार भरी है। ऐसे में अगर अमेरिका ने ईरान पर बमबारी का फैसला किया तो तय है कि ईरान की ये मिसाइलें अमेरिका के युद्धपोत को डुबोने के मिशन पर निकल सकती हैं। ऐसी सूरत में अगर एक भी मिसाइल ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर लिया तो अमेरिका की ताकत के गुरूर को चकनाचूर कर देगी। ईरान अपनी मिसाइल ताकत पर आंख मूंद कर भरोसा करता है और ईरान के पास ऐसी विनाशक मिसाइलें हैं जो अमेरिका और इजराइल को तनाव में डालने के लिए काफी है। युद्ध की स्थिति में उसकी मिसाइल्स अमेरिका और इजराइल के रक्षा कवच को भेद सकती है। ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ईरान के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों ही सतर्क हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहाब 3 मिसाइल की, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और ये 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करती है। अपने साथ 1200 किलोग्राम पेलोड ले जाने की क्षमता रखती है और साथ ही साथ 110 मिसाइल कद्र 110 की अगर हम बात करें तो ये मिसाइल जो है इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है और स्पीड की बात करें तो 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो ये अपने साथ 650 से 1000 किलोग्राम पेलोड तक ले जाने की क्षमता रखती है। खैबर शेखन की बात करें तो खैबर शेखन मिसाइल जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है और ये 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। ईरान की सबसे घातक मिसाइल है फतेह 2। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर और स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे है। तेहरान के पास हज कासिम मिसाइल भी है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है
इसकी स्पीड 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे होने का दावा किया गया है। यह अपने साथ 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। ऐसे में अगर जंग छिड़ गई तो ईरान इन मिसाइल से इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को भी निशाना बना सकता है। और एक साथ सैकड़ों मिसाइलें ईरान ने दाग दी तो अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोक पाना मुश्किल हो सकता है। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं और अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट्स मिल रही है, सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी राहुल दबास जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राहुल, सबसे पहले तो क्या अपडेट्स इस वक्त आपको मिल रही है? देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो फिलहाल जंग की तैयारी काफी तेज है तेल अवीव में और इसके अलावा जो तमाम शहर है इजराइल के वहां नजर आते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर यानी कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें अमेरिका के और ईरान के प्रतिनिधि शामिल होंगे और उनमें तीनों शर्तों पर सहमति नहीं बनती है तो ये मान के चलिए कि ये जंग के ग्रीन सिग्नल के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि जंग उसी वक्त शुरू नहीं होगी, कम से कम 3 से लेकर के 4 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड को आने में अभी 1 सप्ताह के आसपास का इंतजार और करना होगा। लेकिन जंग की तैयारी है और जैसे आपने ड्रोन्स का, मिसाइल्स का जिक्र किया, खतरा केवल आसमान से नहीं है बल्कि समंदर के नीचे से भी है, क्योंकि समंदर के नीचे भी ईरान के ड्रोन्स काम कर सकते हैं, जिसे हम सबमरीन ड्रोन्स की बात करते हैं और उसको लेकर के भी तैयारी की जा रही है। न केवल अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और जो मिसाइल बोट्स, डिस्ट्रॉयर्स है, बल्कि इजराइल के आसपास भी, क्योंकि इजराइल को भी समझा जा रहा है कि न केवल खतरा हवाई सुरक्षा को लेकर है बल्कि तटरेखा से भी जो अंडर सी ड्रोन है वो हमला कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी तैयारी इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर कर रहे हैं। जी राहुल, एक बात और समझना चाहूंगी, क्योंकि ईरानी डेलीगेशन जो है वो जिनेवा पहुंच चुका है। कल जिनेवा में होने वाली जो बैठक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं दूसरी ओर ये भी कि ठीक है, ईरान तैयारी कर रहा है और उससे बिल्कुल करना भी चाहिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन ईरान कहीं अंदर खाने ये नहीं चाहता है कि युद्ध हो, संग्राम इस तरह से छिड़े। लेकिन सवाल यह है कि जिनेवा में एक नहीं बल्कि 2 बैठक होने वाली है स्विट्जरलैंड में। एक है यूक्रेन और रशिया को लेकर के, जिसमें काफी हद तक जो रशिया है वो समझौता करने की स्थिति में नजर आ रहा है, इस शर्त पर कि जो उसके पास इलाका है, चाहे वो ज़ेपोरिज़िया का हो, कैर्सन का हो, वो उसके पास ही रहेगा, लुहांस्क डोनेट्स्क उसके पास ही रहेंगे। अगर रशिया के साथ एक समझौता बन जाता है तो ईरान पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पीछे 2 उसके कट्टर मित्र नजर आते हैं, एक है चीन और दूसरा है रशिया। अगर रशिया कुछ भी अलग हुआ तो अकेला चीन काफी हद तक ईरान को संभाल नहीं पाएगा, तब या तो शर्त माननी होगी या संग्राम के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है राहुल, आप बने रहे।